Hello student, I am Dr. Anil Bhatnagar, working in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of nutrient function, today we will discuss about the boron. And boron is micronutrient and it is considered as a metallite. So it is not considered as metal nor non-metal. Its properties lies as metallite, okay, and its absorption is in the different form by the plant, and major forms are tetraborate form, HBO3 divalent form, and HBO3 monovalent form, as well as it is absorbed in the form of boric acid. तो ये आप देखें यहाँ पे ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये सारे क्या है, आयन है, बट दिस बोरिक एसिड इज ए होल मॉलिक्यूल. तो यहाँ एक बोरोन का एक पिक्युलियर कैरेक्टर ये भी है कि ये एक पूरे अनएसोसिएटेड फॉर्म जो एसिड की है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है. हालांकि यूरिया भी स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाती है और बोरोन का भी टोटल पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है. ये एक इसका पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है आयन के फॉर्म के एक्सेप्ट दूसरे टोटल मॉलिक्यूल फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज बोरोन. तो कौन सी फॉर्म है इसकी, बोरिक एसिड. एंड दिस बोरिक एसिड इन द प्लांट इन द साइटोप्लाज्म इज अबाउट 98%. Actually this is BOH whole thrice is this one H3BO3. तो जो बोरेट आयन एब्जॉर्ब हुए हैं प्लांट से वो साइटोप्लाज्म में उनका जो क्वांटिटी है मोर देन 98% इज इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, उस फॉर्म में रहेगा. एंड लेस दैट 2% आर इन बोरेट दिस BOH whole 4 monovalent ion and it is H4BO4-. ओके, तो जो बोरोन का एब्जॉर्प्शन होगा तो साइटोप्लाज्म किस फॉर्म में जाएगा, बोरिक एसिड की फॉर्म में रहेगा. ओके, देन दिस बोरेट आयन जो भी एब्जॉर्ब हुए हैं उसके बाद क्या करेंगे, जितने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ ही तुरंत रिएक्शन करते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, रिएक्ट विद मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. जो भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं लाइक मैनिटॉल, मैनन, पॉलीमेनोरेनिक एसिड सेल वॉल के अंदर ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, या पैक्टिन के साथ रिएक्शन करके सेल वॉल में रहेगा, या जो पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीमर है उनके साथ रिएक्शन करके बनाता है. तो जब ये पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीमर्स के साथ बनाता है रिएक्शन करके तो जो पॉलीग्लैक्टोनेंस हैं उसका फॉर्मेशन करता है और ये गम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है. तो यहाँ बोरोन की रिक्वायरमेंट एक गम प्रोडक्शन में भी नजर आती है, जो इसका एक रोल है गम प्रोडक्शन में. तो ये चूंकि इसकी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन करने की. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट नाइदर constituent of any enzyme, किसी एंजाइम का ये पार्ट नहीं है, नॉर इट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डायरेक्टली किसी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है. तो बाकी हम देखें दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहीं ना कहीं एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू एंजाइम के रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है. लेकिन बोरोन का वर्क ऐसा नहीं है. बोरोन का जो जनरली वर्क है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में है. नाउ द फंक्शंस, जो अगर हम बोरोन के फंक्शंस की बात करें, देयर आर सो मेनी फंक्शंस एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन. नंबर 1 इज शुगर ट्रांसपोर्ट. तो इट इज रिपोर्टेड दैट कि ये जो बोरोन है ये शुगर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है. और ये किस कारण से है, दिस बोरेट मेक कॉम्प्लेक्स विद शुगर. तो बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म. तो जो फ्लेम में जो लोडिंग होगी जब शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स बनते हैं. लेकिन ये जो बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स है बहुत वीक कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. तो हालांकि इसका रोल है बोरोन का, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो वीक कॉम्प्लेक्स है. अभी जब हमने पोटेशियम का फंक्शन पढ़े तो हमने देखा था पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्लेम लोडिंग अनलोडिंग में, शुगर ट्रांसपोर्ट में. तो अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पोटेशियम का रोल है बोरोन का है. तो देखिए एक न्यूट्रिएंट के कई रोल हो सकते हैं और कई रोल में कई न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट कोई रोल प्ले कर रहा है तो दूसरा न्यूट्रिएंट उस रोल को प्ले नहीं करेगा. ये अब देखने की बात होती है
कि उस न्यूट्रिएंट का कितना कंट्रीब्यूशन है उस रोल में। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट की, शुगर ट्रांसपोर्ट की बात करें या स्टार्च फॉर्मेशन की बात करें, तो हम पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एंजाइम एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है। यहाँ जो बोरेट शुगर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो वीक बन रहे हैं। तो अगर आपका ऑप्शन आता है कि पोटेशियम और बोरोन, तो वैसे तो दोनों ही सही हैं। अगर आपको कोई एक ही सही करना है तो मेरी ओपिनियन से पोटेशियम आंसर सही होगा, क्योंकि जो पोटेशियम कई एंजाइम्स को अफेक्ट कर रहा है, टर्जिडिटी कर रहा है, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग में काफ़ी रोल है उसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोरोन का रोल नहीं है, बोरोन का भी रोल है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में हमारा जो आंसर उस न्यूट्रिएंट पे जाना चाहिए जिसकी फंक्शंस क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट इज बोरोन इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो देखिए जो सेल वॉल स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कई तरह से बोरोन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पहले मैंने क्या बताया था कि ये कई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैनिटॉल, मैनन एंड पॉलीमेन्योरेनिक एसिड, इनके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है सेल वॉल स्ट्रक्चर में। पर्टिकुलरली ये कहाँ होता है, ये हेमोसेलुलोज के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब ये बोरोन इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है सेल वॉल में, तो सेल वॉल को एक रिजिडिटी मिलती है। तो जो बोरोन रहेगा वो कहाँ रहता है, सेल वॉल में रहता है। कैल्शियम भी देखिए सेल वॉल में रहता है। चूंकि अब ये सेल वॉल में चले जाते हैं तो इस कारण से साइटोप्लाज्म में फिर इनका कम आ पाते हैं क्वांटिटी। तो यही रीजन रहता है कि कैल्शियम बोरोन का जो ट्रांसलोकेशन क्या रहता है वो कम रहता है, क्योंकि एक बार सेल वॉल के स्ट्रक्चर में जाकर के ये फिक्स हो जाते हैं और फिर उनका वहां से निकलना मुश्किल रहता है। तो यही सिमिलर जो है किसके साथ है, कैल्शियम के साथ। यही रीजन है कि कैल्शियम बोरोन की मोबिलिटी प्लांट के अंदर कम है। Then it also made complex with cell wall pectins. तो पैक्टिन्स के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैल्शियम भी पैक्टिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर में कैल्शियम बोरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डिफिशियंसी होगी बोरोन की तो क्या होगा, सेल वॉल नहीं बनेगा। कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, सेल वॉल नहीं बनेंगे। तो जब सेल वॉल नहीं बनेगा, जहां नया सेल डिवीजन हो रहा है, जहां सेल वॉल स्ट्रक्चर की जरूरत है, सेल वॉल स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, तो टिश्यू जो नई सेल्स बनी है क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। तो यही रीजन रहता है कि एपिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है, जो नई सेल्स होती है डिफॉर्म्ड हो जाती है। देखिए बोरोन क्या कर रहा है, पैक्टिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यहां कहा रहता है सेल वॉल स्ट्रक्चर में पैक्टिन के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक कंपाउंड है, उनके साथ ये इन्वॉल्व है। तो अब जो डाइकोट्स होते हैं उनकी जो रूट में सेल्स में क्या होते हैं, पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड्स ज्यादा होते हैं। तो वहां क्या होगा, बोरोन का कॉम्प्लेक्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सो दिस इज द रीजन दैट डाइकोट्स हैव मोर बोरोन रिक्वायरमेंट। तो वहां क्या होगा, चूंकि पैक्टिन ज्यादा है तो बोरोन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो बोरोन की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दिस इज द रीजन दैट डाइकोट हैव मोर बोरोन रिक्वायरमेंट देन ग्रेमनी फैमिली मेंबर्स, मोनोकोट्स। सिमिलरली इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है उसके हेल्प करता है बनाने में बोरोन। तो अब जो भी सेल डिवीजन होगा उसमें मेम्ब्रेन बनेगी, सेल वॉल बनेगी। तो इस कारण से बोरोन इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एज वेल एज इन एपिकल ग्रोथ। तो अगर बोरोन की डेफिशिएंसी आएगी तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या आएंगे, एपिकल पार्ट पे आएंगे, जहां एक्टिवली सेल डिवीजन हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक पार्ट में आएंगे। तो ये जो बोरोन होगा कहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां सेल डिवीजन हो रहा है या मेरिस्टेमेटिक रीजन जहां पे है। तो जैसे ही बोरोन की डेफिशिएंसी होगी वहां सेल डिवीजन नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन नहीं बन पाएगा, तो वहां क्या होगी, वहां की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। दिस इज द रीजन दैट बोरोन डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर ऑन एपिकल पार्ट। जहां ग्रोथ हो रही है वहां पे रहेगा। तो एपिकल पार्ट जो ऊपर का प्लांट का पार्ट क्या होता है, वो टूट जाता है, झुक जाता है, हुक्ड हो जाता है। सेम सिम्टम्स किसके रहते हैं, कैल्शियम के भी आते हैं। अनदर इज लिग्निफिकेशन। बोरोन इज इन्वॉल्व इन लिग्निफिकेशन। जो लिग्निन बन रहा है उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसके फॉर्मेशन में। देखिए लिग्निन का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें बोरोन नहीं है, लेकिन उसके सिंथेसिस में बोरोन हेल्प करता है। कैसे करता है, ये जो बोरेट आयंस होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की। तो ये बोरेट आयन क्या करते हैं, फिनॉल्स के साथ भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बोरेट फिनॉल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर। तो जो फिनॉल्स का जो फ्री कंसंट्रेशन है दैट इज डिक्रीजेस। और कहां होगा सिंथेसिस, फिनॉल एल्कोहल्स का सिंथेसिस स्टार्ट होगा और वो क्या करेगा, एज ए सिंथेसिस जो ये हो रहा है, जो रिडक्शन जो हो रहा है ये फ्री फिनॉल्स का, ये क्या होता है, प्रिकर्सर होता है फिनॉल के सिंथेसिस के लिए। तो ये एक रीजन है कि कैसे ये लिग्निफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रोल इन रिप्रोडक्शन। तो बोरोन का रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पॉलन ग्रेन है उसके जर्मिनेशन में, फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में, फर्टिलाइजेशन में।
तो देखिए कई जगह पे इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। तो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है पोलन ग्रेन जर्मिनेशन से, पोलन ट्यूब ग्रोथ से, उसमें बोरोन इन्वॉल्व है। तो अगर बोरोन प्रॉपर है, सफिशिएंट अमाउंट में है प्लांट में, तो क्या होगा, उसमें सीड फॉर्मेशन बहुत अच्छा होगा, सीड सेटिंग बहुत अच्छी होगी, सीड हीट बहुत अच्छी होगी। अगर बोरोन की डेफिशिएंसी है तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली विल बी अफेक्टेड बैडली। और ऐसे केस में क्या होगा, सीड फॉर्मेशन बहुत कम होगा, जो होगा पुअर होगा, सीड हीट कम हो जाएगी। तो ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज इट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में क्या है कि कई तरह से अफेक्ट करता है। तो जो शुगर होती है आरएनए की, उस आरएनए शुगर के साथ बोरोन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वहाँ पे ये अफेक्ट करता है। देन अमीनो एसिड के सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, आरएनए मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने के साथ, क्योंकि जो राइबोस शुगर है वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स करती है बोरोन के साथ। तो आरएनए मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, तो अमीनो एसिड एंड देन प्रोटीन synthesis affected, that's why it affect the nitrogen metabolism. Similarly कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, शुगर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, तो दैट्स व्हाई इट अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इट आल्सो अफेक्ट द इंडोल एसिटिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये देखिए ये हार्मोन जो है इसके मूवमेंट में भी ये इन्वॉल्व है, इसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है बोरोन। तो हम देखते हैं बोरोन काफी स्टेप्स में काफी रोल प्ले करता है प्लांट के अंदर। देन इन लेग्यूम प्लांट इट आल्सो अफेक्ट द नोड्यूल फॉर्मेशन। तो अगर बोरोन सफिशिएंट अमाउंट में है तो जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है बहुत अच्छा होता है। द रीजन इज दैट देयर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन लेग्यूम एंड राइजोबियम। अब लेग्यूम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता है, और राइजोबियम क्या करता है, जो नाइट्रोजन बनी है, जो फिक्स हुई है, उसको सप्लाई करता है। तो ये एक सिम्बायोसिस है। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टू फ्रॉम लेग्यूम प्लांट टू राइजोबियम बैक्टीरिया, वहाँ बोरोन हेल्प करता है। तो जो कि सिम्बायोसिस है उसको स्ट्रेंथ देता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, वो लेग्यूम में बहुत अच्छा होगा। अगर बोरोन की डेफिशिएंसी होती है तो ये नोड्यूल फॉर्मेशन भी कम होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कम होगा। तो ये कुछ रोल है बोरोन के जो मैंने आपको बताए। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।